नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आज आपके बीच हूं। एक बार फिर से कश्मीर में एक हत्या हुई है। यह हत्या कोई आम हत्या नहीं है। ये वो हत्या है जो बड़े सवाल खड़े कर रही है। ये वो हत्या है जो पूछ रही है कि कश्मीर की फिजाओं में कभी कश्मीरी पंडितों की सुगंध बस भी पाएगी या नहीं बस पाएगी। ये कहा जा रहा है कि यासीन मलिक ने फिर कश्मीरी पंडित की हत्या की। यासीन मलिक कोई एक व्यक्ति, एक नाम, एक आतंकी नहीं है, बल्कि यासीन मलिक वो सोच है जो कश्मीर के जर्रे जर्रे में मौजूद है। और यही वो सोच है जो लगातार कश्मीरी पंडितों को वहां नहीं जाने, वहां नहीं रहने के लिए एक आधार तैयार कर रही है। क्योंकि एक बार फिर से ऐसा ही होता है। वो आते हैं, नाम पूछते हैं, बड़े आसानी से दफ्तर में घुसते हैं और फिर चलती है ताबड़तोड़ गोलियां। वो गोलियां जो एक कश्मीरी पंडित की जान लेती है, वो गोली जो एक पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देती है। यहां मौत एक शख्स की हुई है, लेकिन मरता पूरा परिवार है। राहुल भट्ट का परिवार भी उसी तरह से तिल तिल मर रहा है और अब शायद ताउम्र मरता रहेगा, क्योंकि उनके घर का एकमात्र चिराग आतंकी गोलियों का शिकार हो गया। ऐसे ही राहुल भट्ट, ना जाने अभी इंतजार कितने राहुल भट्ट कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के तो जर्रे जर्रे में यासीन मलिक जैसी सोच, उसकी जैसी सोच और विचार अब भी पनपे हुए हैं। ऐसे में सवाल पूछना लाजमी है कि हमारे देश की सरकारें बदलती रही, सरकारों की तरफ से यह दावा भी किया जाता रहा कि कश्मीर की फिजा जरूर बदलेगी। धारा 370 के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां बनी थी, यह उम्मीद जगाई गई थी कि कश्मीरी पंडित एक बार फिर से अपने घर वापस लौट पाएंगे। लेकिन धारा 370 के खात्मे के बाद से एक नहीं बल्कि कई कश्मीरी पंडित अपनी जान गंवा चुके हैं। कश्मीरी हिंदू अब वहां जाने से एक बार पहले भी फिर से यह सोचते हैं कि जाना ठीक है या नहीं। राहुल भट्ट को जिस तरीके से मारा गया है, उसके बाद से एक बार फिर से कश्मीरी हिंदू आक्रोशित हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या कश्मीर में एक बार फिर से बसना अब सिर्फ सपना हो गया है? क्या कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर फाइल्स एक बार फिर से खुल गई है? और अगर ये फाइल खुली है तो फिर इसे बंद कौन करेगा? और बंद करने की जिम्मेदारी लेने वाले क्या सिर्फ इसे राजनीति के चश्मे से देखेंगे, या एक बड़े परिवर्तन के लिए कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े और कड़े कदम भी उठाए जाएंगे? आज इसी पर हम करेंगे खुलकर बहस। लेकिन सबसे पहले आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है। धारा 370 के हटने के बाद से एक उम्मीद जगी, लेकिन उस उम्मीद पर पानी फिर जाता है जब 7 अक्टूबर 2021 को प्रिंसिपल सतविंदर कौर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बकायदा आईडी कार्ड देखा जाता है, नाम पूछा जाता है, धर्म देखा जाता है और आतंकी गोली मार देते हैं। 7 अक्टूबर 2021 को ही हिंदू टीचर दीपक चंद की भी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू था। 8 अक्टूबर 2021 को ऐसे ही वीरेंद्र पासवान, याद होगा आपको, ये कहा गया था ना कि धारा 370 के बाद दूसरे राज्यों के लोग भी अपनी आजीविका के लिए कश्मीर पहुंच सकेंगे, क्योंकि माहौल बन रहा है। लेकिन ऐसा माहौल बना कि वीरेंद्र पासवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। 12 मई 2022 राहुल भट्ट सरकारी दफ्तर में घुसकर इस सरकारी मुलाजिम की ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या कर दी जाती है। ऐसे वैसे तरीके से नहीं, बल्कि आतंकी आते हैं, नाम पूछते हैं बकायदा, और फिर उन्हीं की कुर्सी पर उन्हें उनकी अंतिम सांस के लिए छोड़कर चले जाते हैं। अब तक अगर देखें तो धारा 370 के हटने के बाद से देखिए 2105 प्रवासी नौकरी के लिए घाटी वापस लौटे थे। ये कहा गया था कि माहौल बन चुका है, अब कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित वहां सुरक्षित है, इसलिए एक उम्मीद के साथ इतने लोग वहां लौटते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो परिस्थितियां नहीं बनी। आतंकी हमलों में अब तक अगर देख लें तो 14 हिंदू,
मारे जा चुके हैं धारा 370 के खात्मे के बाद से। 5 अक्टूबर 2021 को माखनलाल बिंद्रू की हत्या हुई थी, उसके बाद से ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही चला गया। इसके साथ ही साथ इसमें कहना कोई भी गुरेज नहीं होगा कि आतंकियों को भी मार गिराया जा रहा है, आतंकियों का भी खात्मा हो रहा है। लेकिन क्या ये खात्मा काफी है या फिर संपूर्ण खात्मे के लिए कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है? आइए इसी पर अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे आज के पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर आए, मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कश्मीरी पंडित हैं और अपना दर्द एक बार फिर से सामने रखेंगे, कई सवाल पूछेंगे आज सरकार से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विठल चौधरी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ट्रांजिट कैंप के अध्यक्ष हैं, खुद कश्मीरी पंडित भी हैं, रंजन ज्योतिषी जी भी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता संकेत गुप्ता जी। संकेत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और संकेत जी, आज शुरुआत आपसे ही कर लेती हूं क्योंकि आपसे ही सवाल पूछा जाएगा। मुझे याद है वो दिन जब सरकार ने धारा 370 का खात्मा किया था, तो ये वही कश्मीरी हिंदू थे, ये वही कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने जश्न मनाया था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, आतिशबाजियां हो रही थी, आपको तहे दिल से बारंबार आपको धन्यवाद दिया जा रहा था। लेकिन अब ढोल नगाड़े नहीं बजते साहब, अब तो गोलियां चलती हैं, अब तो चीख पुकार नजर आती है, अब जिंदाबाद के नारे नजर नहीं आते, अब भारत माता की जय सुनाई नहीं देती, अब तो सिर्फ चीख और पुकार सुनाई देती है। कैसे ये कश्मीरी पंडित अब वहां पर वापस जा पाएंगे? कैसे वो माहौल बन पाएगा? संकेत। हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है। इस हत्या पर जितनी संवेदना प्रकट की जाए उतनी कम है। जिस तरह का माहौल धारा 370 हटने के बाद आज इस देश और कश्मीर में बना है, लोगों का विश्वास दोबारा से कश्मीर के लिए जागृत हुआ है। यासिन मलिक जैसे अपराधी पकड़े जाते हैं और जाकर अपने जुर्म को कबूल करते हैं कोर्ट में जाकर, उससे बौखलाए हुए हैं कुछ आतंकवादी गुट। बहुत बुरी तरह बौखलाहट के बीच में हिंदू लोगों के जो आत्मविश्वास, जो देश के जनता का आत्मविश्वास आज कश्मीर की पुनः स्थापना के लिए बना है, उस आत्मविश्वास पे चोट पहुंचाने के लिए जो ये आतंकी मंसूबे हैं, इस पर हमारी सरकार की पूरी तरह नजर है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं ये बहुत दुखद है लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। ये सभी आतंकी इससे भी बुरे अंजाम को भुगतेंगे। यासिन मलिक जैसे जितने आतंकी कश्मीर में पनप रहे हैं या ऐसे मंसूबे रखते हैं कि हमारा देश दोबारा उसी हालात में पहुंच जाएगा, उन सबके मंसूबे तार तार होंगे। और यह मैं एक रिस्पॉन्सिबल होने के नाते इस चैनल पे बोलता हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, मुझे पूरा विश्वास है अमित शाह जी की रणनीति पर। लेकिन जिस तरह ये देश की जनता को पूर्ण विश्वास है, इस देश की जनता को पूर्ण विश्वास है, कश्मीरी हिंदुओं को भी पूर्ण विश्वास है, लेकिन विश्वास को मजबूत करने के लिए आधार मजबूत करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब धारा 370 का आपने खात्मा किया था तो ये वही कश्मीरी पंडित थे ना जिन्होंने ढोल नगाड़े बजाए थे, जिन्होंने बारंबार आपको धन्यवाद दिया था। तो फिर तो अगर ऐसे कश्मीरी हिंदू मरते रहेंगे तो फिर तो ये विश्वासघात हो रहा है। सवाल अगर पूछा जाएगा तो आपसे ही पूछा जाएगा क्योंकि आपने ये सपने दिखाए थे। बिल्कुल पूछा जाएगा जी, और हम हर एक घटना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जांच कराते हैं। हम ऐसा वादा, देखिए विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी तरह से जनता आश्वस्त रहे। ये जो आतंकी मंसूबे हैं लोगों के दिल में डर बैठाने की, बिल्कुल ना डरे। कश्मीर हिंदुओं का है, कश्मीर हमारे देश की जनता का है और कश्मीर तो भारत का। बता दीजिए कि आज जब कश्मीरी हिंदू अपना दर्द लेकर बाहर निकले थे, जब आक्रोश मन में था, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों करवा दी? आज मैं आपसे ही सवाल पूछूंगी और आज से आपसे सवाल पूछना बनता है क्योंकि आपकी सरकार की तरफ से जो चीज की जा रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं, सवाल बनता है सर, लाठियां नहीं देनी चाहिए थी, वो दर्द था। बिल्कुल लाठियां नहीं होनी चाहिए थी। कानून के तरीके से कोई भी दंगा ना भड़के। कुछ ऐसे पक्ष हैं जो ऐसे टाइम का फायदा उठाकर
दोबारा कश्मीर को हिंसा की आग में आ रही हूँ झोंकना विठल जी चाहता आपके पास। है। उसको बचाने के लिए एक ऐसा माहौल, शांतिपूर्ण माहौल में प्रदर्शन के लिए कोई मना नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रदर्शन होगा स्वागत है। हम तो चाहते हैं जो भी कमियां हैं वो तो उजागर कौन सा की जाए। तलवारें और लहरा रहे आज- थे? वो कौन सा तलवारें आज- लहरा रहे थे? उन्होंने तो बस प्ले कार्ड्स ले रखा नहीं, था। बिल्कुल वो तो नहीं, सवाल बिल्कुल पूछ रहे नहीं, थे। वो लेकिन- कौन सी बंदूक और तलवारें लहरा रहे थे कि आप लोगों को लाठीचार्ज करवानी पड़ गई? कोई तलवार नहीं थी, कोई तलवार नहीं थी, कोई लाठीचार्ज नहीं होगा किसी भी तरह का। हम इस आतंकी घटना की बेहद निंदा करते हैं और इसकी जांच की जाएगी। और जांच की जाएगी। विठल चौधरी फिर से जांच की जाएगी, विश्वास रखिए। आप विश्वास रख पाएंगे? विश्वास करते हैं? पिछले 2019 से 2014 के बाद से विठल लगातार जी की आवाज मैं नहीं सुन पा रही हूँ पैनल। 32 साल से कश्मीरी विठल जी नाउ पंडितों कंटिन्यू का। प्लीज। बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है जी अभी आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 32 साल से कश्मीरी हिंदू समाज का संघर्ष रहा है और 32 साल में हमने कई प्रोटेस्ट निकाले होंगे, कई सरकारें आई। ये ऐसा पहली बार हुआ है 32 साल बाद जब कश्मीरी पंडित एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे थे। एक जो हत्या की, निर्मम हत्या जो मारी गई, उन पे लाठीचार्ज हुआ और गवर्नर जो कस्टोडियन है, जो 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 रक्षक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही असाइन किए हुए गवर्नर हैं, वो बाहर एक बार भी उनसे मिलने नहीं आए। कल रात से ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जो ये गवर्नर साहब को, इस सरकार को देना अनिवार्य है, जो उनका कर्तव्य है। ये लोग उसको वो सिक्योरिटी के लिए बाहर नहीं आए। और इनको मिला क्या? इनको टीयर गैस शेल्स मिले, इनको लाठीचार्ज हुआ, 15 लोगों को उन्होंने डिटेन कर दिया, 15 लोगों को इन्होंने डिटेन किया। 15 कश्मीरी पंडित जो सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि उनको बाहर जाके खाली हमें सुरक्षा दीजिए। अगर आप हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप हमारे को ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ से। ये हाल है आज की सरकार का, हिंदू का इस देश में। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है हमारी, जो हमने एक इनके अनफ्लिंचिंग सपोर्ट किया इनको। हमने कभी भी इनसे कभी वापस नहीं मांगा। हमारा पूरी तरह से सहयोग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कहीं पे भी ये लड़े हों। 100% वोटिंग हम इनको करते हैं। आज हमारे लिए सिवाय ये बातें करने के, इन्होंने कंक्रीट क्या स्टेप उठाए हैं कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के लिए। पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज मनमोहन सिंह की दी हुई की देन है। उस एम्प्लॉयमेंट पैकेज में क्लॉजेज ऐसे हैं जहां पे नॉन ट्रांसफरेबल है। आप अंडरटेकिंग लिख के देते हैं कि अगर आपके साथ कुछ होता है वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार का ये दायित्व नहीं था कि उन क्लॉजेज को हटा दिया जाए? बॉन्डेड लेबर्स की तरह आपने लेबर्स को वहां पे रखा हुआ और यहाँ पे आप आज बोल रहे हैं हम कश्मीरी पंडितों के संवेदनाएं रखते हैं, सांत्वना रखते हैं। आप में और कांग्रेस में क्या फर्क हुआ फिर? संकेत देखिए, ये जवाब दे रहे? ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए। संकेत देखिए, जवाब दीजिए। 35 साल का युवा मारा गया है। 35 साल, बिल्कुल 35 4 का साल की युवा उसकी मारा बेटी गया है, उसकी 32 पूरी साल की जांच उसकी होगी। बीवी है, और माँ एक बाप एक सब वहां पे, आतंकी उनके को पूरा बख्शा नहीं परिवार जाएगा। बर्बाद हो गया। कितने नहीं, कश्मीरी पंडित मरेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैं कश्मीर में आपके जो हो रहा है वो दर्द को इस्लामिक समझता जिहाद है। हूं। आपको जिहाद तो पता है, जिहाद को डिसमेंटल कैसे भाई करना है। को आप बात करते हैं वहां पे हजारों करोड़ों की पैकेजेस की बातें करते हैं। आपको ये नहीं तो समझ में आ रहा है कश्मीर में जो हो रहा है वो जिहाद है। हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट करके संकेत मारा जा जवाब रहा है। दीजिए। उग्रवाद और संकेत जवाब आतंकवाद दीजिए। के खात्मे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रयासरत है। आप ऐसा नहीं कह सकते। आतंकवादियों की जितनी संख्या में चुन चुन के आतंकवादी पकड़ पकड़ के मारे जा रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे ठीक है संकेत, ठीक है, मैं इस बात से इंकार नहीं कर रही हूँ। विठल चौधरी या रंजन जी भी इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि आतंकियों का सफाया नहीं हो रहा है। लेकिन संकेत, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि जो आस आपने बनाई थी, उस आस में अब आग लगाने के लिए एक बार फिर से यासीन मलिक जैसी सोच कश्मीर के जर्रे में आ चुकी है। आई कैसी ये सोच? वो बेस कहां से कमजोर हो गया? सवाल पूछा जाएगा ना आपसे। और देखिए, आज विपक्ष हमने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि विपक्ष से सवाल पूछना बहुत आसान हो जाएगा। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आज भी महबूबा मुफ्ती ने दे दिया सांप्रदायिक रंग इस मुद्दे को। लेकिन सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है संकेत जी, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं, एक उम्मीद, एक आस जो आपके साथ जुड़ी हुई थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। जवाब आपसे लूंगी, लेकिन रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन ज्योतिषी हैं जो हमारे साथ लगातार ट्रांजिट कैंप
जो कि खास तौर से बनाया गया था कश्मीरी पंडितों के लिए, उसके अध्यक्ष भी हैं रंजन जी। देखिए, एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, माहौल ठीक नहीं हो रहा है। आप वहां पर लगातार आप जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको लगता है कि आप जो संकेत जी कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, माहौल बना, लग रहा है आपको, आपने ऐसा देखा क्या? इस प्रकार से जाति के अंदर अभी जो माहौल बना हुआ है, वो जिस प्रकार से जाति के अंदर जो माहौल बना हुआ है, तो वो हमारे लिए फीजिबल नहीं है। कुछ सालों से हम घाटी के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार कश्मीरी पंडितों को बचाने में फेल हो चुकी है। बीजेपी सरकार ने हमें सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड करने में, एक आम कश्मीरी पंडित को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में वो फेल हो चुकी है। आज तक जो हमारे जितने भी बेसिक मुद्दे हैं उसको एड्रेस करने में एलजी सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर की सरकार, वो सब फेल हो चुकी है। इस लिहाज से हम कहना चाहते हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर घाटी के अंदर ऐसे ही हालात हुए तो हम 6,000 के 6,000 एम्प्लॉइज रिजाइन देने के लिए तैयार है। तो हमें ऐसी नौकरियां नहीं चाहिए जिसमें हमें बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़े। जो हमारे में इन्होंने बंधुआ मजदूर की तरह ये काम एक बॉन्ड लेके रखा हुआ है, तो ये सरासर हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। हम भी आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हमें राइट टू लाइफ है, जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, राइट टू लाइफ हो, लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जो ये घाटी के अंदर पिछले कुछ महीनों से जो टारगेट किलिंग हुई है, उसमें पूरी जो कश्मीरी पंडित समुदाय है उसमें डर का माहौल है, उसमें कोई शक नहीं है। इस समय सबसे पहले मैं राहुल भट्ट जी के फैमिली के साथ संवेदना प्रकट करता हूँ और उनके साथ हम सभी जितने भी एम्प्लॉयज है उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हुए हैं। और मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर आपने कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे मरवाने के लिए लाना था तो इससे अच्छा था हमें फेस में दे दिया होता। हम नेशनलिस्ट के फेस में गए, हम नेशनलिस्ट आते हैं, हमने यहाँ पे कश्मीर के अंदर तिरंगा बुलंद किया है। आज हम कहना चाहते हैं मनोज सिन्हा जी से, वो कहा है हमारे एम्प्लॉइज पिछले 24 घंटों से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जब हमारे एम्प्लॉइज बड़गाम में, शेखपुरा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मासूम मेरे एम्प्लॉइज पर लाठीचार्ज किया जाता है, हमारी लेडीज को जख्मी किया जाता है। क्या यही बीजेपी की नीति है? क्या बीजेपी की नीति कश्मीरी पंडित के प्रति यही है? हम चाहते हैं कि हम इनके साथ इतना बुरा नहीं होने देंगे। बिल्कुल रंजन, आपकी आवाज दिल से निकल रही है, आपका गला रूंध रहा है, हम समझ पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। संकेत आज इस मसले पर, संकेत गुप्ता जी, जब हम लोग खुद एडिटोरियल मीटिंग करते हैं अक्सर कि हमें कौन सी खबरें उठानी है, आज जब कश्मीरी पंडितों की बात आई तो ये सोचा गया कि क्या पूछें आपसे, क्योंकि आपके लिए जब आपने धारा 370 का खात्मा किया था, हमने भर भर कर विपक्षियों को सवालों के घेरे में लिया था। देखिए, उनका एजेंडा सेट है। महबूबा मुफ्ती जानते हैं कि उनकी राजनीतिक रोटी सांप्रदायिक रंग देने से चलेगी, तो वो अपनी रोटियां सेक रही हैं। फारूक अब्दुल्ला को कोई लेना देना नहीं है कश्मीरी पंडितों से, वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो अपने एजेंडे पर है। कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है, चिंतन शिविर चल रहा है, वहां पर भी कह रही हैं सोनिया गांधी की अल्पसंख्यकों में डर का माहौल है। लेकिन आपसे लेना देना है संकेत गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी से लेना देना इसलिए है क्योंकि कश्मीरी पंडितों को सबसे ज्यादा अगर उम्मीद किसी से थी तो वो भारतीय जनता पार्टी ही थी। आज अगर विट्ठल चौधरी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, रंजन का बात पर गला रुंध जाता है, तो ये आपके लिए शर्मनाक है, ये आपकी सरकार के लिए शर्मनाक है। संकेत गुप्ता, मैं विपुल चौधरी जी, रंजन जी की भावनाओं को समझता हूँ। मेरी खुद आंखें नम है, हमारा भी मन भर आता है। उन आतंकी साजिशों ने, जिन लोगों ने देश के खिलाफ ऐसे मंसूबे बनाए हुए हैं, परंतु यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ,
कश्मीरी पंडित भाइयों, भारतीय सर जनता मुझे आप पार्टी का थोड़ा सा क्या ये जानकारी दे सकते हैं, जब आप लोगों ने वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की थी, थोड़ी जानकारी आप दीजिएगा, फिर बाद में आपको विट्ठल चौधरी और रंजन जी बताएंगे कि जो आप बात कह रहे हैं कितनी सच्चाई है उसमें। जब आप लोगों ने वहां पर एक विशेष पैकेज के तहत कश्मीरी हिंदुओं को वहां जब नौकरी के लिए भेजा था, तो क्या आपने उनकी सिक्योरिटी के बारे में कोई तैयारी की थी? कुछ कोई रोड मैप तैयार किया था आपने? उनकी सिक्योरिटी के बारे में पूरी तैयारियां की क्या गई तैयारी थी सर? वहाँ जिस पर दफ्तर के तरह बाहर ये जिस दफ्तर में घुसकर ये हादसा हुआ है ना सर, वहां पर एक कोई भी गार्ड तक नहीं था। आपने शायद फिर राहुल भट्ट की पत्नी का वो बयान नहीं सुना, जिसमें वो बार बार कह रही थी कि सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं था और इसीलिए वो उनको भेजना भी नहीं देना चाहती थी। राहुल भट्ट की पत्नी का बयान भी मैंने सुना है। एक सेकंड रंजन जी, जरा संकेत जी से सुन लेते हैं ना कि उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर क्या तैयारी की थी, जरा सुन लेते हैं। संकेत जी बोलिए। सभी अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, जो भी फोर्स है, उन सभी फोर्स को हमारे हिंदू भाई और समस्त कश्मीर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी के तहत लगातार रिव्यू किया जाता है। माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी इसके लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। कश्मीर में शुरुआत से और अब तक के हालात को कंट्रोल करने में जो भी मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। सर डीसी दफ्तर के बाहर क्या हुआ था? कितनी सिक्योरिटी थी? राहुल भट्ट जी जहाँ काम कर रहे थे, कितनी सिक्योरिटी थी वहाँ पर? देखिए, इस घटना के बाद हम भी हर चीज का रिव्यू करेंगे। अगर जो भी अधिकारी, जो भी लोग इसके दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मैं यह नहीं कह सकता आप रिव्यू करेंगे, आप जांच करेंगे। You are again and again repeating the answer. 32 साल से जांचें पूरी नहीं हो रही इस देश में। लावनी जी, 32 साल से इस देश में यही जांच हो रही है कि कश्मीरी पंडितों को मारा तो मारा किसने। सिक्योरिटी की बातें करते हैं, सिक्योरिटी अप्रेंटिस की हम ये बातें करते हैं। जब पिछली बार पिछले साल आप ही की चैनल पे अब तो ये डिबेट करते करते हम लोग भी थक गए कि अभी हर एक महीने में हमें एक बार तो इस बारे में बात करनी ही पड़ती है। जब वहां पे टीचर्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को जब वहां पे मारा गया तो एक बार और भय का माहौल फैला। तो डीसी गांदरबल ने एक स्टेटमेंट दी। आप सुनिएगा सिक्योरिटी अपरेटस के बारे में, आप सुनिए कि वहां सिक्योरिटी कैसे दी जाती है। डीसी गांदरबल ने एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाली कि जो भी कश्मीरी पंडित, जो भी कश्मीरी हिंदू पीएम पैकेज एम्प्लॉय किराए के मकान में रह रहे हैं, हम आपको आपके मकानों में सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप सारे खीर बावनी मंदिर में आ जाइए। ये एक सर्कुलर निकाला वहां के डीसीपी ने। ये सिक्योरिटी के वहां पे मापदंड है कि अगर आपके घरों में आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप इकट्ठा आ जाइए, एक जगह बैठ जाइए, हम यहाँ पे आपको 4 पुलिस वाले दे देंगे तो कोई आपको अटैक नहीं कर पाएगा। और ये जो नीति है सरकारों की, और किसी की भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, उससे पहले किसी की भी सरकार रही हो, कश्मीरी पंडित के और कश्मीर के ऊपर जो नीति रही है हमारी कि आप तो कुछ पैसे, कश्मीर को इन लोगों ने इकोनॉमिकल कोई वहां पे देखा कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है। कॉमर्स के हिसाब से देखते हैं कि अगर वहां पे हम लोगों को नौकरियां दे देंगे, वहां पे लोगों को अगर हम पैसा डालेंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, तो वहां पे आतंकवाद नहीं होंगे, क्योंकि ये भटके हुए नौजवान हैं। जब तक आप कश्मीर में जो हो रहा है उसको आप इस्लामिक जिहाद का नाम नहीं देंगे और जिहाद को कैसे तोड़ा जाता है उस विषय में काम नहीं करेंगे, ऐसे राहुल भट्ट, विट्ठल चौधरी, पता नहीं आगे शायद मेरा नंबर कभी आ जाए, कभी लावनी जी ईश्वर ना करे क्योंकि आप भी राष्ट्रवादी हैं, तो आपका नंबर आ जाए या कभी किसी और का नंबर आ जाए। आप देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये सरकार जो कर रही है उनको पता ही नहीं है, हमें वी डोंट नो कि वहां हो क्या रहा है। ये आप पता ही कश्मीरियत, नहीं है इंसानियत, जमहूरियत की बातें करते हैं, आप उन लोगों से कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की बातें करते हैं जिन्होंने एक पूरी सभ्यता को वहां से खड़े के बाहर फेंक दिया। कश्मीरियत, यही तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। और जैसा कि अभी हम रंजन को दिखा रहे थे आपको टीवी स्क्रीन पर कि वो अभी भी देखिए राहुल भट्ट के लिए, इंसाफ के लिए, ये राहुल भट्ट के लिए इंसाफ ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों राहुल भट्टों के लिए इंसाफ की मांग हो रही है जिनके अंदर एक आस जगाई गई थी कि वो सुरक्षित रहेंगे कश्मीर में। लेकिन क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। अब रंजन ज्योतिषी, देखिए बार बार ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम कश्मीरियत के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी विट्ठल जी ने कहा
कि कश्मीर में जो हो रहा है वो इस्लामिक जिहाद है, लेकिन कश्मीर के अंदर ही कश्मीर की रहनुमाई करने वाले जो नेता हैं, जो कश्मीरियत के पर बड़े बड़े बयान देते हैं, वो भाषण देते हैं, वो तो इसे सांप्रदायिक रंग से दूर रखने की बात करने सांप्रदायिक रंग देते हैं और कहते हैं कि इसको ऐसा बोल के बार बार आप लोग मुसलमानों को टारगेट करना मत शुरू कर दीजिएगा। महबूबा मुफ्ती ने फिर से देखिए वही राग अलाप दिया है। मैं आपसे रिएक्शन लूं उससे पहले जरा महबूबा मुफ्ती कह क्या रही हैं एक बार जरा अपने दर्शकों को सुना देते हैं। महबूबा मुफ्ती का जरा बयान सुना दीजिए। जहां मरकजी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है और हिंदुओं को मुसलमानों को और मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बना के पेश कर रही है, वहां जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जहां अभी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपस में मिलके रह रहे हैं। ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये फ़र्ज आयद होता है कि हम जो हमारे बीच में रहने वाले, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे हमारे सरदार भाई हो, उनके साथ न सिर्फ खड़े रहें बल्कि 1947 में जिस तरह से हमने उनके मालो जान की हिफाजत की थी और गांधी जी को उस वक्त जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, उसी तरह से हमें चाहिए आज हम अपने माइनॉरिटीज के साथ यहाँ खड़े रहें। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि आज जुम्मे के दिन तमाम मस्जिदों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हिफाजत की पुरजोर वकालत की जाए और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को स्क्रीन पर लेकर आएंगे इसको जरा। हास्यास्पद लग रहा है महबूबा मुफ्ती का ये बयान। महबूबा, अब हिंदुस्तान की महबूबा बोलूं या फिर पाक की महबूबा बोलूं, क्योंकि भाषा से तो कहने को ये हिंदुस्तान की महबूबा हैं, लेकिन भाषा में, शब्द में, वाक्य में एक साफ तौर पर नजर आता है कि ये पाक की महबूबा है। रंजन, महबूबा मुफ्ती फिर से कह रही हैं कि भाई माइनॉरिटीज पर क्वेश्चन मत खड़ी कर दीजिएगा, यानी जो बात कही जा रही थी कि इस्लामिक जिहादियों को पकड़ा जाए, ये आतंक इस्लामिक आतंक है, इसको क्लियर आउट करें। क्लियर आउट करने ना कराने देने के लिए देखिए महबूबा मुफ्ती जैसे लोग खड़े हो गए। इसलिए मैंने कहा कि ये तो अब तय करना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान की महबूबा बोल रही थी या पाक की महबूबा बोल रही थी। देखिए, जिस प्रकार से पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो सक्सेसिव सरकारें रही हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा हो, उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीरी पॉलिटिक्स की सुन नहीं ली है। आज हम 2010 से यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी दशा वही है जो हम 2010 में हमारी थी। आज तक गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉयज को अकोमोडेट नहीं कर पा रही है, रिहेबिलिटेट नहीं कर पा रही है। बहुत सारे 3 लाख या 4 लाख 5 लाख कश्मीरी को रिहेबिलिटेशन की बात क्या कर रही है। आज तक हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है, ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार एम्प्लॉयज मुसलमानों के घरों में रह रहे। तो ये गवर्नमेंट की यही नीति है कि हम कश्मीरी पंतु को यहाँ पे सेटल नहीं होने देंगे। और कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में कश्मीरी एम्प्लॉयज के ऊपर टेररिज्म चलाया जा रहा है। एक तरफ से हम गन टेररिज्म का यहाँ पे बिना गन टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, और दूसरी ओर से जो हमारे दफ्तरों में पेन टेररिज्म का काम हो रहा है, जैसे हमारे एम्प्लॉयज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हो जो राहुल पर एम्प्लॉयज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। संकेत गुप्ता, आप सुन रहे हैं वो क्या क्या बता रहे हैं? आप लोगों ने कभी भी ऐसी बातों पर आप लोगों ने संजीदगी दिखाई? आज विठल चौधरी या फिर रंजन जी जो बात कह रहे हैं, इस पर कभी ध्यान गया कि भेदभाव कैसे होता है वहाँ पर? मैं बताना चाहूंगा, हर किसी ऑफिस में कश्मीरी पंडित के साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे उसका ट्रांसफर, संकेत गुप्ता, चाहे वो सैलरी का, क्यों नहीं सुना आप लोगों ने ये बात? क्यों नहीं समझ पाए आप लोग ये बात? ये बिल्कुल हमारे साथ हरासमेंट हो रही है। हमारे में ब्यूरोक्रेसी ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो डिविजन कमिश्नर कश्मीर हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो मनोज सिन्हा जी हो। मैं रंजन साहब भावनाओं का कदर करता हूँ। रंजन साहब इस टाइम बहुत ज्यादा राहुल जी के गम में लगे हुए हैं और मैं उनकी कद्र करता हूँ, और मुझे बहुत बहुत दुख है कि इस तरह का घटना वहां पर राहुल भट्ट जी के साथ हुई। एक एक कश्मीरी पंडित की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है।
भारत सरकार की जिम्मेदारी है। संकेत, उन्होंने एक इससे सवाल वो आपसे भागने पूछा, वाली उन्होंने नहीं। एक बहुत बड़ी वजह की तरफ, एक बहुत बड़े बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि भेदभाव किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपने पहुंचा दिया कश्मीरी हिंदुओं को, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि भेदभाव किया जाता है। कभी इस दर्द को आप लोगों ने महसूस करने की कोशिश की थी? केवल हाउस अरेस्ट कर दिया आप लोगों ने अलगाववादी नेताओं को, जो देश के दुश्मन है उनको हाउस अरेस्ट करना चाहिए। हाउस अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। जो हाल यासीन मलिक का हुआ है ऐसे ही सबका होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वहां पर यासीन मलिक जैसी सोच अगर कश्मीर के जर्रे जर्रे में है तो इसको भी तो सैबोटाइज करिए। वो कह रहे हैं ना कि आपने क्यों नहीं ये समझा कि भेदभाव किया जाता है वहां पर। देखिए, इस भेदभाव की तरफ भी पूरी नजर है। कश्मीरी पंडितों को उठाने की, कश्मीरी पंडितों को वहां पर विस्थापित करने की, उनको अच्छी से अच्छी पोजीशनिंग देने का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और हर डिपार्टमेंट में, यही नहीं, एक डिपार्टमेंट नहीं, सभी डिपार्टमेंटों में भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार की यह योजना है कि कश्मीर को हिंदुओं का एक बहुत अच्छा, जितने कश्मीरी पंडित वहां से आए थे उससे ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां पर विस्थापित हों। जगह जगह पर जो भी लोग जाना चाहते हैं उनके पुनः विस्थापन की योजनाएं बनाई जा रही है। ये जो घटना है, यह घटना भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों पर सांप्रदायिक रंग डालने के लिए, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की सोच को बल देने के लिए ऐसी घटनाएं की जाती हैं। बहुत शर्मनाक है। और हम और पूरी सेना कश्मीरी पंडितों की सोच को तो सैबोटाइज करना है ना। सेना हमारा काम कर रही है और सेना को के कामों पर हम बहुत गौरवान्वित हैं, लेकिन सोच को सैबोटाइज आप कैसे करेंगे? चुनाव का रास्ता खुल गया है सर, चुनाव का रास्ता जम्मू कश्मीर में खुल गया है, लेकिन चुनाव के पहले जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आपके लिए क्या ठीक हैं? ये कश्मीरी हिंदू वोटर्स आप बना रहे हैं ना उनको वहां पे, वो कैसे वोट करेंगे आपको? किस उम्मीद से वोट करेंगे आपको? देखिए, हमारी पार्टी कश्मीरी पंडितों के लिए, हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर के लिए हुआ है। हमारी पार्टी के अंदर कश्मीर एक एक के ब्लड में विराजमान है। हमारी आत्मा है कश्मीर। कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। मनोज सिन्हा जी वहां पर पूरा संज्ञान ले रहे हैं और मैं जल्द से जल्द कहता हूं, जो कश्मीरी पंडितों की जो भी शिकायत है वो सब दूर होगी और आतंकियों से छुटकारा मिलेगा। ठीक है रंजन, एक आखिरी उम्मीद, एक बार फिर से आप क्या चाहते हैं सरकार से? जरा संकेत गुप्ता ध्यान से सुनिएगा। एक कश्मीरी पंडित बोल रहा है और ये एक कश्मीरी पंडित नहीं है, उन हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों की आवाज है जो आपसे कुछ उम्मीद रखती है। रंजन, देखिए, मैं साकेत जी से यही पूछना चाहता हूँ, पिछले 12 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हम काम करने आए थे, हमने सोचा था हम जो कम्युनिटी के बीच व्याप करेंगे तो हम एक ऐसा एक रास्ता बनाएंगे जिससे पूरी कश्मीर समुदाय के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोसेस इजी हो जाए। लेकिन मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है, बीजेपी को आज सरकार में आए हुए 8 साल हो गए, लेकिन हमें काफी उम्मीदें थी, मोदी जी से काफी उम्मीदें थी कश्मीरी पंडितों को, लेकिन मोदी जी उन उम्मीदों पर खड़े नहीं होते हैं। रंजन, अभी आप क्या उम्मीद रखते हैं? रंजन, अब आप उम्मीद क्या रख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सबसे पहले हम इस समय राहुल भट्ट के परिवार के लिए मतलब इसके लिए हम चाहते हैं कि इनकी जो मिसेज है उनकी जॉब जो है वो जम्मू में ट्रांसफर हो जाए और इनकी जो बच्ची है उसका जो सारा एजुकेशन का खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाए और इनको कम से कम 50 लाख का कंपनसेशन दिया जाए। और अगर घाटी का ऐसे ही हालात रहे, हम गवर्नमेंट को 3 दिन का टाइम देते हैं, अगर वो हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन देने को तैयार है, जिसमें काफी सारे एम्प्लॉय में अभी तक मुझे खबरें आ रही है कम से कम 1000 लोगों ने अभी तक। तो कुल मिलाकर कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू सुरक्षा कवच चाहते हैं,
सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो वायदा किया था उस वायदे को आप पूरा करिए। केवल कथनी और करनी में जो अभी अंतर फिलहाल बचा हुआ है, आपने बहुत काम किया इस चीज के लिए। भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की जाती है, लेकिन अगर हालात अभी नहीं बदल रहे हैं तो फिर यह भी स्क्रूटिनाइज करना होगा कि आखिर चूक कहां रह जा रही है। ये यासीन मलिक जैसे लोग जो आप कोर्ट में ये स्वीकारते हैं कि वो आतंकी हैं, उन्होंने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, तो ऐसी सोच अभी अगर कश्मीर के जर्रे में है तो उस सोच को सैबोटाइज करने के लिए सरकार क्या करेगी, अब इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत आन पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी पूरी की पूरी संवेदनाएं राहुल भट्ट के परिवार के साथ है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार राहुल भट्ट के परिवार की तरफ ध्यान देगी और जो मांगे उनके लिए की जा रही है उन मांगों पर भी जरूर गौर किया जाएगा। थैंक यू सो मच संकेत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रंजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिठल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का फिर से पुनर्वास हो, फिर से वो सपना पूरा हो जो वो अभी तक देख रहे हैं। अभी तक वो पूरी तरह से अपने घर वापस नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि जब घर वापस पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो होता है जो राहुल भट्ट के साथ हुआ है। सरकार को संजीदा होना होगा, और अगर संजीदगी नहीं हुई तो फिर कश्मीर में फिर से 90 के दशक वाली वो कहानी लिखी जाएगी, और इस बार कांग्रेस से नहीं, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाएगा। इसलिए आकलन जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।